आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, बॉलीवुड में विलन की भी उतनी ही अहमियत है जितनी कि एक लीड एक्टर की। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक विलन हुए जिन्होंने अपनी अदाकारी से बॉलीवुड के हीरो से भी ज्यादा नाम कमाया। आज हमारे साथ एक ऐसे ही फनकार है जिन्होंने अपने किरदारों से, अपनी गायकी से लोगों के दिलों पर छाप छोड़ी। आप एक उम्दा कलाकार है, म्यूजिक कंपोजर है, लिखने का भी शौक रखते हैं और बेमिसाल सिंगर भी है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ जुड़े आज हमारे खास मेहमानों का। हमारे साथ है एक्टर सिंगर अरुण बख्शी और मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप दोनों का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। अरुण जी, आप लुधियाना से हैं और जालंधर रेडियो में एक्टर मिला करते थे 20 से 30 रुपए। उसके बाद आप मुंबई जाते हैं और वहां पर अपनी एक बेमिसाल पहचान बनाते हैं एज एन एक्टर और सिंगर। तो जाहिर सी बात है, जो आपका शुरुआती सफर रहा होगा वो बहुत आसान नहीं होगा, मुश्किलें तो आई होंगी। जी, अगर मुश्किल ना आए किसी काम में, बड़े काम में, तो मजा ही नहीं है। मुश्किलें तो आपको रास्ता दिखाती हैं। गंगा के बीच में बड़े से बड़े पत्थर, बड़े से बड़े पर्वत आ जाए तो उसका फ्लो कभी कम नहीं होता है, उसका फ्लो और तेज होता है। लेकिन दोज वर द इनोसेंट टाइम्स। वो बहुत मासूम दिन थे, एरा था, वक्त था कि जब पहली बार प्ले में हमको 5 रुपए मिले। इप्टा का प्ले था, बकरी। उसके बाद हमने नारेबाजी की तो 5 रुपए से बढ़ के हमारा हो गया 10 रुपया। 10 रुपया और एक कटिंग चाय और साथ में एक वड़ा पाव। आहा, जिंदगी बड़ी खूबसूरत थी, आज से भी ज्यादा खूबसूरत थी जिंदगी। लेकिन आज पता चलता है वो 5 रुपए की कीमत क्या है, आज पता चलता है वो 10 रुपए की कीमत क्या है। आज जो भी आज हम हैं, हमारे बेसिक्स बहुत अच्छे थे, हमारे उस्ताद बहुत अच्छे थे। अच्छे उस्ताद होना, अच्छी संगत होना लाइफ के किसी भी मोमेंट में वो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है ऊपर वाले का। तो बस ये समझ लीजिए कि बिगिनिंग में एक 80 रुपए का हारमोनियम होता था हमारे पास, हमने बड़ा खरीदा था और उसके ऊपर रियाज करते थे। सीखा हमने था नहीं, कोई उस्ताद था नहीं और ना ही कोई बैकअप प्लान था। बंबई में आके कोई बैकअप प्लान नहीं था, बस मतलब ये बैकअप प्लान था, करना है, बस करना है। इसलिए करना है क्योंकि करना है, खाना है। अगर ठान ली जाए तो फिर कोई पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती। तो वहां से जब आप मुंबई पहुंचे, और मुंबई हमेशा से कलाकारों को अपने यहाँ इनवाइट करती है, लेकिन स्ट्रगल भी उतना ही ज़बरदस्त होता है। तो मुंबई में पहला पहुंचने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? और फिर महाभारत उस समय का बहुत ही मकबूल एक सीरियल था, आपने उसमें धृष्टद्युम्न की उसमें भूमिका निभाई थी। तो वहाँ से महाभारत तक का सफ़र वो कैसा रहा? उसके बाद तो फिर आपने इतने सारे काम किए, दुनिया दी ठा 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 गाना तो आज भी मुझको याद है, वो कितना फेमस हुआ था उस दौर में। तो ये शुरुआती सफ़र महाभारत तक का कैसा रहा? क्या था कि जब आए बंबई में तो सड़कों का पता नहीं था कि कौन सी सड़क किधर जाती है, राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, किधर जाएगी, कौन किधर है, क्या है। तो चुपचाप मैं अपने आप के साथ बैठा, टाइम्स ऑफ इंडिया लिया, उसमें देखा कि सबसे पहले मुझे थिएटर करना है। थिएटर आत्मिक स्नान होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं मेरी डायरेक्शन ठीक है, ऊपर वाले के कर्म से वो डायरेक्शन बिल्कुल ठीक गई। और आप ये देखिए कि पहले इप्टा ज्वाइन किया, IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। ये एक बहुत पुरानी 40s से ये ऑर्गेनाइजेशन है, थिएटर, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। वो ज्वाइन करने के बाद में मैं अपना साथ साथ रियाज जो था, जो थोड़ा बहुत मैं करता था, वो आज भी करता हूं।
वो मैंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि बंबई में एक्टर होंगे या सिंगर होंगे, लेकिन एक्टर और सिंगर नहीं है। लास्ट सबसे बड़ा सिंगर थे द ग्रेट किशोर कुमार साहब, उसके बाद थे अभी रिसेंटली गए हैं बाला सुब्रमण्यम जी, बहुत वन ऑफ द बेस्ट फाइन सिंगर्स। और मैं सोच रहा था कि आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली, लेकिन मेरा सब्सटेंस जो है, मेरा बॉडी ऑफ वर्क है वो कम है। आई हैव संग राउंड अबाउट 324 सॉन्ग्स, 324 गाने। लेकिन खूबसूरती ये थी कि मैं सब कुछ ऑन करता रहा। मुझे एक बहुत बड़ा चांस मिला, दैट वाज इट वाज ए फिल्म रिटन बाय गुलजार साहब, डायरेक्टेड बाय मिस्टर के बालचंद्र ऑफ साउथ, और उसके हीरो थे मिस्टर कमल हसन, अनीता राज वाज द हीरोइन। उसमें आई वाज प्लेइंग ए डम पेंटर एंड इट वाज द ब्लेसिंग्स ऑफ ग्रेट पीपल, एंड दैट फिल्म गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे कन्विक्शन भी मुझे दिया कि यस, मैं इतनी बड़ी जर्नी को क्रॉस कर सकता हूं, मैं चल सकता हूं अपने शहनशाही ढंग से। उसके साथ मैंने रेडियो ज्वाइन किया। रेडियो में मैं अमीन सैनी साहब के साथ काम करता था, मनोहर महाजन जी के साथ काम करता था, ऑल इंडिया रेडियो में काम करता था। पहली तनख्वाह जो ऑल इंडिया रेडियो से मिली थी वो थी 35 रुपए, 35 रुपीज मैन। उसके बाद सेकंड जो थी विविध भारती की 90 रुपीज, 90, ओ गॉड। ये हमने कंटिन्यू रखा कभी, और सोच के चले थे कि ईमानदारी से काम करेंगे और टोटल जो है अपना कंसंट्रेशन अपने काम में करेंगे। ब्लिंकर्स, इट वाज लाइक आई वाज इन ब्लिंकर्स, ना इधर देखना उधर देखना, अपना काम करने का है। रेडियो का मतलब यह था कि मेरा तलफ्फुज जो है वो ठीक रहे, वो अच्छा रहे। अगर कल मुझे बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ काम करना है तो मैं उनके सामने कभी भी ये ना महसूस करूं कि मैं उनसे इंफीरियर हूं। नो, आपकी डिक्शन अगर ठीक हो तो आप दुनिया जीत सकते हो। और उर्दू प्रोग्राम है तो उर्दू की जो डिक्शन है, उर्दू तो वैसे ही चाशनी है, ये बहुत एक मिठाई है। अब दिलीप कुमार साहब जब उर्दू बोलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि लगता है कि आय हाय हाय, गुलदस्ता है, फूल निकल रहे हैं। उसके नुक्ते सही जगह पे हों तो क्या बात है, उसकी खुशबू, उसका जायका, उसका तेवर, उसका जलवा, आहा। उर्दू इज ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज। और मैंने पिछले दिनों मैंने संकल्प किया था कि मैं 150 या 200 वर्ड्स जो उर्दू के हैं वो अपनी इनपुट्स में डालूंगा। और मैंने कुछ 50-75 वर्ड्स तो उर्दू के अच्छे अच्छे वर्ड्स जो हैं वो मैंने अपने सिस्टम में डाले हैं। और उसके बाद में फिर काफी चीजें हुई, और पहली 4 लाइनें मिली मुझे सुभाष घई साहब की फिल्म थी कर्मा। जात न पूछे पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्मा। ओरिजिनली दैट फिल्म, द ग्रेट फिल्म ऑफ मिस्टर सुभाष घई, वो गाना, ये 4 लाइनें गानी थी मिस्टर आनंद बख्शी जी ने। तो एक बार उन्होंने मुझे सुना था, लक्ष्मीकांत जी ने, तो मुझे कहा कि आपकी आवाज ऊपर के कॉर्ड्स को छूती है। मैं कहा सर ऐसा है कि हमने सीखा तो है नहीं, अगर आप गवाएंगे तो मजा आएगा, अगर गवाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि कबाड़ खाने से आपने आवाज निकल आई और मैंने उसको गाया। नहीं तो अच्छे बुरे आदमी का रोल करते रहेंगे, विलेन का रोल करते रहेंगे। लेकिन ही प्रॉमिस्ड, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको पूरा किया। 4 लाइनें मुझसे कर्मा में गवाई। जब वो रिलीज हुई तो मुझे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट देने शुरू कर दी, यार तूने क्या गाया है। और मैं उस जमाने में दिलीप कुमार साहब के साथ काम करता था। 2 फिल्में मैंने की, एक का नाम था मजदूर, बी आर चोपड़ा जी की, और एक थी दूसरी थी ये आग का दरिया। इट वॉज नेवर रिलीज्ड। लेकिन उन्होंने भी गाया था कर्मा में। हम ऊटी में मिले थे तो जब उन्होंने कहा मैंने गाया है उसमें, मैं भी डरता डरता बोला, मैं कहा दिलीप साहब मैंने भी कुछ गाया है सर। कहना कौन सा गाना गाया है? मैं कहा सर वो 4 लाइन गाई हैं फिल्म के ऊपर, शुरुआत में ही है। अरे यार वो तो बड़ा ऊंचा है। उनका एटीट्यूड बदल गया। ही वॉज मोर लाइक टीचर टू मी। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया।
मुझे एक्टिंग के टिप्स दिए, क्योंकि मैं गाता था। एक्टर तो सभी होते हैं, लेकिन एक्टर और सिंगर और ऊपर से आशीर्वाद, वो भी। आप जैसे हमने देखा है आपकी, आप जितने वर्सेटाइल हैं, उतने वर्सेटाइल एक्टर्स और सिंगर्स सबका ब्लेंड एक में बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो कभी आपके सामने ऐसा भी मौका है कि जब लगे आप एक दोराहे पर खड़े हैं कि मैं सिंगिंग की तरफ जाऊं या फिर एक्टिंग में करियर को परस्यू करूं? क्योंकि आपने गाने भी गाए मुंबई में, तो वो भी सुपरहिट हुए। आपने एक्टिंग भी की, गोविंदा के साथ आपने फिल्में की, बहुत ही अच्छा उसमें आपका प्रभाव आपने छोड़ा। तो क्या कहीं ऐसे एक कंफ्यूजन की सिचुएशन बनी आपके लिए? हाँ, बिल्कुल बनी। जब 4 लाइन गाई तो मुझे काफी लोगों ने ये बोला कर्मा के बाद में कि आप सिंगिंग मत करो, एक्टिंग करो। तो मैं अपने आप के साथ बैठा, अपनी आत्मा के साथ, रूह के साथ बैठा, और मैंने बाकायदा एक 5 मिनट की बात की कि मैं किस तरफ जाऊं। अपने आप से बात किया तो अंदर से आवाज आई कि नो, दोनों काम करो, एक्टिंग और सिंगिंग बोथ। मैंने कहा फाइन। उसके बाद मैंने कुछ और सोचा नहीं। इट वॉज लाइक अगेन ब्लिंकर्स एंड डूइंग द वर्क। ऐसा टाइम भी आया, जैसे आपने हमारे गाने का जिक्र किया है, दुनिया दी ठा ठा ठा, वो उसके व्यूज आज की डेट में 48 मिलियंस हैं। हो सकता है बात करते करते कुछ 1-8 मिलियन और बढ़ गया हो, जो मैंने एक हफ्ता 10 दिन पहले देखे थे, 48 मिलियंस। हाँ जी, ये प्लेटफॉर्म में था। और दूसरी बात थी कि वो उस जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर आनंद मिलिंद, माई सेल्फ, समीर, प्रोड्यूसर, इट वॉज लाइक ए क्लोज निट फैमिली। मतलब सब अपना अपना होमवर्क करके आते थे। ये नहीं कि उसने बना दिया, ना, उसने बनाया नहीं, उसने लिखा नहीं। सारे एक फैमिली की तरह, भाइयों की तरह बैठते थे और इनपुट करते थे कि इसमें यार ये डाल दो, ठौर ठिकाना, ये नया वर्ड है ठौर ठिकाना, ये डाल दो। उसमें कभी ईगो आई नहीं, क्योंकि ये क्रिएटिव जब काम करते हैं तो उसमें ईगो नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप फिल्मी दुनिया में अंदर जाते हैं, अभी भी आजकल एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, मुंबईकर वर्सेस आउटसाइड। ऐसा एक पिछले 4-5 महीनों में बहुत तेज एक डिबेट बाहर आया था निकल के। और लेकिन जब आप वहां पर पहुंचे तो ऐसी बात तो है नहीं कि हर जगह हर कोई आप बाहें पसार के आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो कई बार रिजेक्शंस का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारा टैलेंट होते हुए भी। क्या आपको कभी ऐसा सामना करना पड़ा ऐसे वाक़े का, और उसका मुकाबला आपने कैसे किया? देखिए, ये जो आउटसाइडर, इनसाइडर, ये जो है ना, आई एम सॉरी द वर्ड आई एम गोइंग टू यूज इज, ये छिछोरपन है। हमको कभी भी इस शहर ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया। इट्स ए ग्रेट सिटी, ग्रेट सिटी। यहां का खूबसूरती यह है मोमेंटम। जितना दिमाग में मोमेंटम है उतना पैरों में मोमेंटम है। कभी कभी दिमाग तेज भागता है, पैर थोड़े से स्लो हो जाते हैं। और हमारी फील्ड में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि थकना मना है, थकना मना है, और दूसरा है कि बुढ़ा होना जुर्म है। तो इसलिए जो कलाकार हैं वो उनकी जो रफ्तार है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, वो इतनी जबरदस्त है कि रुकना मौत है। मैंने एक गाना गाया था अमिताभ बच्चन जी की फिल्म में, उसका नाम था आंखें। उसकी 2 लाइनें मेरी बात को बाकायदा और कन्विक्शन देगी कि फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, अरे भेजा क्यों सरकाने का, टेंशन काय को लेने का। ये बिल्कुल यहाँ की लाइफस्टाइल को करती है। यहाँ का पेस बड़ा अच्छा है, मोमेंटम बहुत अच्छा है, सोच बहुत अच्छी है। अगर आप इस पेस के साथ चलते रहे तो समझ लीजिए आपको सक्सेस मिलेगी। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर, कि मेरे पास कोई सॉफ्ट स्टोरी नहीं है, मेरे पास कोई भी रोने धोने वाली स्टोरी नहीं है। मैंने कोई ऐसा रिजेक्शन का भी कोई कहानी नहीं है कि वहां गए, ये नहीं मिला, मुंह बन गया, आंसू आए। मुझे जो चांस मिला है मैंने उसको शहंशाही ढंग से मैंने उसका इस्तेमाल किया है। चाहे वो 4 लाइन पहली थी या
फर्स्ट इतने बड़े बड़े मेकर्स के साथ मैंने काम जी किया है। बिल्कुल, आपका एक लंबा सफर रहा और इस दौरान आपने अपनी एक बहुत गहरी पहचान आपने जो है वो बनाई है लोगों के बीच में। अरुण जी, अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं, अगर बात करूं इस दौर की, ये जो कोविड का दौर चल रहा है, तो इसमें आपका क्या नजरिया है? लॉकडाउन में एज एन आर्टिस्ट आपने किस तरह की जिंदगी जी, क्या महसूस किया, किस तरह के आपके एक्सपीरियंस है इस दौर को लेकर के? कोविड का 21 मार्च 2020 ये हिंदुस्तान तब से बंद था, पूरी दुनिया बंद थी, मंदिर बंद था, मस्जिद बंद थी। ऐसी लाइनें सुनने को मिली कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप मस्जिद में जाके आप नमाज नहीं पढ़ सकते। लोगों ने विरोध किया, फिर भी हैट्स ऑफ टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी, उन्होंने जैसे बड़ा भाई, एक फादर फिगर जैसे एक्सप्लेन होता है कोविड के बारे में, टाइम पे आके कोविड के बारे में बोला कि ये ऐसा है, हम इस दौर से गुजर रहे हैं, ये सब ऐसा चल रहा है। वो उसके साथ में मर्ज हुआ, उनकी बात को समझा गया, मोदी जी की बात को समझा गया, लेकिन कोविड ने बहुत सारी चीजें खोल के रख दी। पहले तो ये है कि परिवार में हर एक इंसान आ गया, एक परिवार का एलिमेंट जो है उसमें आ गया, और उसके बाद ये हो गया कि इंसानी जानें जो है वो बहुत बेशकीमती हैं। अगर सावधानी न ली गई होती तो आप समझ लीजिए हर कूचे, हर बाजार में लाशें पड़ी होती, सिर्फ लाशें, और हर जगह लाशें पड़ी होती। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं आउट ऑफ इंडिया के, अमेरिका के देखे हैं, वहां पे कूचे, बाजार, इधर उधर लाशें पड़ी हैं, कई बीचेस के देखे हैं, लेकिन वो मंजर जो था वो हिंदुस्तान में नहीं देखा गया। एक तो ये इंसानी बात, और दूसरी बात अगेन, जहां से ये वुहान से आया है, कोविड आया है, उनकी, सॉरी फॉर द वर्ड आई एम गोइंग टू यूज एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज, वो जो जलालत हुई है हमारे पड़ोसी देश चाइना ने पूरी दुनिया के ऊपर मुसल्लत किया है, दैट वॉज अ वेरी सैड पार्ट। और उससे उसकी पोल खुल गई, थैंक्स टू कोविड-19 चाइना की पोल खुल गई कि चाइना इज नॉट इनविंसिबल, चाइना को हम जीत सकते हैं और आराम से जीत सकते हैं। कैसे हमारे फौजी वहां पे उनके सामने खड़े हुए, थैंक्स टू दिस कोविड, और जिस तरह से उनको उनके धोखा देने के बाद भी कैसे उनको मारा है, उनको पता चल गया है, और सारी दुनिया का ज्योग्राफिया बदल गया है, जो पावर गेम है वो सारी बदल गई है। लॉकडाउन के दौरान आपने क्या किया, किस तरह से वक्त जो था उसे आप बिताते थे, क्या करते थे लॉकडाउन में? मुझे इस बात को कंप्लीट तो करने दीजिए प्लीज, मैं आई विल कम टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड में हम ये देख रहे थे कि सारी पूरी दुनिया का जो है वो सारा नक्शा बदल गया है, वो बैलेंस जो है वो सारा बदल गया है। उससे हु वाज द विनर? इंडिया वाज द विनर। आध्यात्मिक तौर पे, डिविनिटी तौर पे इंडिया वाज नंबर 1 एंड इंडिया बिकेम द वर्ल्ड लीडर, नंबर 1। नंबर 2 जो आपने अभी पूछा है, देखिए हमारे अपने घर की बात बोल रहे हैं। अब आप कोविड में क्या कर सकते हैं? आपको घर पे बैठना है। घर में बैठ के मैंने कुछ थे ऐप थे, एक ऐप था बीगो, वो चाइनीज था, बाद में बंद हो गया, लेकिन आई वॉज देयर फॉर 40 days ऑन बीगो। मैंने बीगो पे रह के, क्योंकि दुनिया थोड़े से लोग मुझे जानते हैं एज एन एक्टर, एज ए सिंगर, तो मैंने 10 से 15 लोगों को आत्महत्या करने से बचाया है। 10 से 15 लोगों को, उनको म्यूजिकली उनको एक रास्ता दिखाया है, और वो टूट चुके थे। उन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि हम दुनिया में रहना नहीं चाहते, हम मरना चाहते हैं और हम आत्महत्या करने वाले हैं। मैंने उनको मुस्कुरा के उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेंज किया, उनसे बात किया, उनसे गाने गवाए, वहां पे महफिलें लगाई। महफिलें लगाने से क्या हुआ, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदला,
और उन्होंने वो जो विचार था त्याग कर दिया। एक तो ये अचीवमेंट है, और ये खुशी का मैंने उनको ये बोला कि मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा हूं, सिर्फ ये खुशी का जो संदेश है, जो पैगाम है, आगे भी लेके जाइएगा। तो उससे एक एटमोस्फियर बना। जो मेरे हिस्से में आया, जो जितने लोग भी आए, आई मेड इट ए पॉइंट कि नहीं, इनका अच्छा हो, इनका बहुत अच्छा हो, और उनका अच्छा हुआ ना। थर्ड पॉइंट, घर में देखिए 10 महीने हो गए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, प्रिसाइजली 10 मंथ्स। हमारे घर में आपको हैरानगी होगी तरन्नुम जी के काम बटा हुआ है। हम लोग 4 लोग हैं। सवेरे के जो बर्तन है वो मैं धोता हूं। घर का एक लेवल का काम है मैं करता हूं। उसके बाद जो दूसरे लेवल का काम है वो वाइफ करती हैं। और हमने अपनी वाइफ को कभी भी ये नहीं सोचा कि शी इज अ ग्लोरिफाइड बाई, नो, शी इज द क्वीन ऑफ द हाउस। वो बहुत काम करती हैं, लेकिन हमने उनका साथ बिल्कुल आज भी दे रहे हैं, क्योंकि बाई कल्चर हैज गॉन आउट। क्या आपकी बात 2 बाई है या 4 बाई है? क्योंकि मरना आसान है कोविड में, लेकिन इलाज बहुत महंगा है। इलाज बहुत महंगा है। मरना आसान है, डरना मरने से नहीं है, डरना तो उस इलाज से है कि होगा मे बी और मे बी नॉट। ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर खर्चा कौन देगा और कमाई कहां से आएगी? अगर सारे देश की जीडीपी इट हैज गॉन डाउन, तो इंडिविजुअल सेविंग की भी तो एक जीडीपी होती है ना। इंडिविजुअल, मेरी, आपकी, तरन्नुम की, डॉक्टर साहब आपकी, क्या रहेगी? बाकी क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं तरन्नुम, ये जो बता रहे हैं अरुण साहब जो बता रहे हैं, इसीलिए है कि सिर्फ डर बीमारी का ही नहीं है, उसके इलाज का भी है। और इसीलिए हम लोग बार बार इस प्रोग्राम के जरिए भी अपने नाजरीन को और सभी लोगों को बताते रहते हैं कि एहतियात बरतिए। वैक्सीन भी आ रही है, दवाएं भी आ गई हैं, इलाज हो रहा है, लेकिन उसका खर्चा, उससे होने वाली परेशानियां, उससे होने वाला डर, इन सब से बचने के लिए एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। और सर आपसे एक और उसी आप फिल्मी दुनिया में एक बार फिर से लौटते हैं। मैंने जो अंतिम सवाल आपसे किया था कि आप इतने वर्सेटाइल एक्टर, आपने जो गाने गाए वो आज भी उसी तरीके से देखे जाते हैं, उतना ही जोश पैदा करते हैं, और वो चाहे ठाठा की बात हो या आंखें का गाना हो। लेकिन बाद के दौर में ऐसा लगा शायद आपके गाने की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, क्योंकि कुल जमा आपने गाने भी 300 ही गाए, जबकि इतनी कामयाबी मिलने के बाद तो मुंबई में हमने ये देखा है कि लोग हज़ारों गाने गाते हैं। तो क्या आप बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो गए थे गानों को लेकर, या फिर आपका फोकस शिफ्ट हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा शो मस्ट गो ऑन है। मेरा उसूल ये है, फिल्म इंडस्ट्री का उसूल है, शो मस्ट गो ऑन। लेकिन एक टिपिकल सिंगर की तरह मैं उन म्यूजिक डायरेक्टर्स के, ये अब उस जमाने की बात है, आज तो पोजीशन बिल्कुल चेंज्ड है। कोविड से पहले की जो पोजीशन थी कि लोग यहाँ पे कैंप्स बन गए थे, बहुत बड़े बड़े कैंप्स बनते भी हैं, बनना भी चाहिए, लोगों को अपनी फील्डिंग भी करनी है, वो सब ठीक है, इट्स ओके, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा मुझे अपना जो मेरी अभी जो सुफियाना है उसको मुझे काम करना चाहिए। तो मैंने टटोला, फिर वो जो आपने कहा था ना कि आपने क्या किया, किससे बात किया, मैंने फिर अपनी आत्मा से एक 5 मिनट बात किया। अब उसमें ये था कि हमारे जो कंटेम्प्रेरीज म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो आहिस्ता 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 फेड आउट होने शुरू हुए। कोई फिजिकली, कोई मेंटली, कोई मार्केट से बाहर चले गए। तो फिर मैंने अपने आप को टटोला तो मेरे अंदर का म्यूजिक डायरेक्टर निकला। अब जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसने अपने गाने कंपोज किए। मैं जाता हूं और जाता रहूंगा, एक्टिंग करूंगा, लेकिन पैसे कमाऊंगा। पैसे कमा के मैं जो कंपोजर अरुण बख्शी है उसको दूंगा। कंपोजर अरुण बख्शी एक बिल्कुल फ्रीडम की हैसियत से वो आदमी अपना जो है वो और अच्छा काम करेगा, कंपोज करेगा, फिर मैं उसको गाऊंगा और लोगों के सामने मंजर आम पे मेरे गाने आएंगे। 2-3 गाने पिछले दिनों में आए हैं और लोगों ने उसको बहुत सराहाया है। एक का नाम है मन, MAN, मन।
ये वीनस का गाना है, म्यूजिक इज माइंड, सिंगिंग इज माइंड, आई हैव प्रोड्यूस दैट। उससे पहले दिलबर था, उसका भी सेम, और उससे पहले था बोल मिट्टी दिया बाबिया तेरे दुखा ने मार मुखा लिया। दिस वॉज इन वन टेक। अभी भी मेरे पास 10-12 गाने पड़े हैं। मेरी स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन मेरी जो क्वालिटी है, इट इज गोइंग टू बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जी अरुण जी वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है। आपका एक बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग सुनना मैं जरूर चाहूंगी कि वो आप एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए गुनगुना दें, क्योंकि जब इस तरह का माहौल है कि चारों तरफ एक डिप्रेशन है, लोगों के पास जो है हौसला वो टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा जोशीला गाना तो होना ही चाहिए हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरा सदा मकसद ही ये रहा है कि मैं जो गाने गाऊं, और आप देखेंगे 324 गाने में 90% जो है 90-95% जो गाने हैं उनमें जोश है। कहीं ना कहीं ये मैसेज मेरे दिल से भी जाता है, और मैंने म्यूजिक डायरेक्टर्स को इंस्पायर भी किया, प्रोड्यूसर्स को भी इंस्पायर किया कि नहीं यार, अगर मुझसे गाना गवाना है तो ऐसा ही गवाओ। तो उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। देयर इज अ ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर भप्पी लहरी, उनके साथ भी हमने बड़ा जोशीला गाना गाया था, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी, संजय दत्त जी। तो आप कह रही हैं तरन्नुम जी, तो मेरे सर माथे पे है, तो वो था तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, भूले को रास्ता 1 2 3 4, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। वाह, बहुत खूब अरुण जी, आपके जितने भी सॉन्ग्स हैं सब इसी तरह जोश से भरे हुए हैं। वक्त हमारे पास कम है, तो आपसे इजाजत हम चाहेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी मजेदार अपनी जिंदगी के बारे में बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।